आगे बातें हैं कि मैं आपको एक और केस बताता हूँ। केस थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ये हम लोगों का कि भाई जैसे मान लो मैंने कोई भी एक रिएक्शन ले रखा है, ए गैसियस टू बी गैसियस प्लस सी गैसियस ले रखा है। मैं आपसे कहता हूँ मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसने कहा भाई टी इज इक्वल टू 0 पे जो भी प्रेशर है वो पी नॉट कह देता हूँ, जैसे बात है प्रोडक्ट का नहीं होगा 0 0 कह देता हूँ। आफ्टर टाइम टी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो भी टोटल प्रेशर है, मैंने कहा उस टोटल प्रेशर को मैंने पी टी कह दिया कि भाई हमारे पास में टोटल प्रेशर पी टी पढ़ा जाएगा। और मैंने कहा आफ्टर इन्फानाइट टाइम जो भी टोटल प्रेशर है उसे हम पी इन्फानाइट पढ़ेंगे। मतलब इस तरह की कुछ कहानी हमारे नजरों के सामने आई। अब मैंने कहा मुझे इस बार क्या है भाई पीटी और पी इन्फानाइट मतलब इनके टर्म में रिलेशन लिखना है कि क्या लिखा जाएगा, तो लिख लेते हैं। मैंने कहा भाई अगर हमारे पास में ये वालेकुम सलाम, तो हम ये कह सकते हैं आफ्टर टाइम टी इसका प्रेशर पी होगा, इसका प्रेशर पी होगा, और इनिशियली अगर हमने पी नॉट लिया था ये पी नॉट माइनस पी होगा। ठीक है, अभी जस्ट बेटा स्टार्ट ही किया, यही जस्ट स्टार्टिंग है ये। तो मैंने कहा हम ये कह सकते हैं। मैंने कहा मैं ये भी जानता हूँ भाई इनफाइनाइट टाइम बाद जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो जाएगा, तो इसका प्रेशर पी नॉट आ जाएगा, इसका पी नॉट, और रिएक्टेंट खत्म हो गया तो जीरो आ जाएगा। भाई आपको मालूम है पी नॉट माइनस पी हमारे पास रिएक्टेंट का प्रेशर, इनफाइनाइट टाइम बाद ये जीरो हो जाएगा, तो मैंने कहा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नॉट आ जाएगी, इसलिए मैंने पी नॉट और जीरो लिख दिया। मुझे तो भाई के का एक्सप्रेशन जानना था, मैंने कहा के का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो मैं जानता हूँ भाई के का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, के इज इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी। हमने तो यही पढ़ा है ना कि भाई किसी भी रिएक्टेंट के लिए हम लिख देंगे। बात है कि भाई ना तो मुझे पी नॉट के टर्म्स में आंसर लिखना है ना पी के टर्म्स में, मुझे चाहिए पीटी और पी इनफाइनाइट के टर्म्स में। तो मैंने कहा पता चलेगा उसके बारे में। पता चलने वाली बात है कि मैंने आपसे कहा था कि भाई जो टोटल प्रेशर होगा आफ्टर इनफाइनाइट टाइम वो पी इनफाइनाइट लिखा जाएगा। नो डाउट मुझे वो दोनों को ऐड करके मिलेगा, पी नॉट प्लस पी नॉट मिलेगा, तो मैंने कहा पी इनफाइनाइट कितना आ जाएगा हमारे लिए, 2 पी नॉट आ जाएगा। तो हमने कह दिया भाई पी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इनफाइनाइट बाई 2 आ जाएगी। चलो हमारा एक काम पूरा हो गया। दूसरा मैंने कहा आफ्टर टाइम टी जो टोटल प्रेशर पीटी दिया है भाई, मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे सबको ऐड करके मिलेगा, तो पी नॉट माइनस पी प्लस पी आ जाएगा। आप भी जानते हैं पी से पी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो पी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, पी नॉट प्लस पी आ जाएगा। मैं अगर चाहूं तो आपसे ये जरूर कह सकता हूँ भाई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, पी टी माइनस पी नॉट आ जाएगी, या मैं कह सकता हूँ भाई इट इज पी टी माइनस पी नॉट को मैं लिख सकता था पी इनफाइनाइट बाई 2 लिख देता। आप एक काम करो, इस स्मॉल पी की वैल्यू और इस पी नॉट की वैल्यू उठा के इस के एक्सप्रेशन में रख लो। अगर मैंने कहा हमने के एक्सप्रेशन में इन दोनों वैल्यू को रखा, तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 2.303/t लॉग पी नॉट, जिसे मैंने कहा मैं पी इनफाइनाइट बाई 2 लिखूंगा, डिवाइडेड बाई पी नॉट, मैंने कहा पी इनफाइनाइट बाई 2 माइनस पी, और पी की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस पी टी, ये प्लस हो जाएगा पी इनफाइनाइट बाई 2 आ जाएगा। ठीक, तो हमने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो हम कहीं ना कहीं एक बात जरूर गौर कर पा रहे हैं कि मैंने कहा के का एक्सप्रेशन क्या आ गया, तो 2.303/t इंटू लॉग, तो मैंने कहा ये हमारे लिए पी इनफाइनाइट बाई 2 आ गया। इधर हम देखेंगे तो पी इनफाइनाइट बाई 2 पी इनफाइनाइट बाई 2, तो मैंने कहा पी इनफाइनाइट माइनस पी टी आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई मेरे पास में के का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2.303/t इंटू लॉग पी इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ पी इनफाइनाइट माइनस पी टी। ये मिल गया मुझे, और मुझे यही पता करना था कि भाई पी इनफाइनाइट और पी टी के टर्म में अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए के का एक्सप्रेशन क्या रखा जाएगा, हमें पता चल गया। अब देखो मैंने कहा फिर वही बात आती है जो हमारी कल हमारे सामने एक दिक्कत आई थी हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में दिक्कत ये आई थी कि भाई हमारे पास में मतलब भाई ये तो हमने जिस रिएक्शन के लिए लिखा उसके लिए वैलिड है, रिएक्शन बदलेगी एक्सप्रेशन बदल जाएगा, तो हम हर बार या तो बार बार लिखें सबके लिए। तो मैंने कहा फिर आपकी जिंदगी की समस्याओं को दूर कौन करेगा, मैं करूंगा। तो फिर मैंने कहा मैं आपको एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन देता हूँ
k इज इक्वल टू 2.303/t लॉग, मैंने कहा मैं आपसे बोलता हूँ n माइनस वन p इन्फानाइट डिवाइडेड बाई n टाइम्स ऑफ p इन्फानाइट माइनस pt। ये n वही है जो कल था हमारे पास में। n इज द सम ऑफ बैलेंसिंग मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बैलेंसिंग मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज 1। मैंने अगर जैसे मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे तो उसमें जो बैलेंसिंग मोल का सम है वो 2 के बराबर है। आप n की वैल्यू 2 रख के देख लो, हमने जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है वो सेम आ जाएगा। तो मैंने कहा हम इसीलिए ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन याद रख लें कि भाई ये जनरलाइज्ड होगा, जो मैंने कहा हर रिएक्शन के लिए वैलिड होगा। तो क्या आपसे उम्मीद की जाए कि अब आप बता दोगे? जैसे मैंने कहा मैं आपको एक रिएक्शन ऐसी बताता, गैसियस से टू बी गैसियस प्लस सी गैसियस, मतलब इस टाइप का मैंने एक रिएक्शन दे दिया आपको। मुझे पूछना था कि भाई इसके लिए के का एक्सप्रेशन लिखना है हमें पी इनफाइनाइट और पीटी के टर्म्स में। तो मतलब मैं लिख देता हूँ, जाहिर सी बात आप इतना लिख के क्या बता पाओगे मुझे, तो मैंने कहा मैं लिख दूंगा। मुझे मालूम है भाई मुझे तो सिर्फ एन से मतलब है, तो मैंने कहा अगर मुझे एन से मतलब है तो मैं इस केस में एन की वैल्यू चेक कर लूँ। एन मैंने कहा मेरे लिए क्या था, बैलेंसिंग मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट का सम था जो कि 3 के बराबर है। अगर मैंने कहा एन की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरे पास में 2 पी इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ पी इनफाइनाइट माइनस पी टी। ठीक है ना? आप अगर मैंने कहा कभी मन करे तो जैसे हम लोग ऊपर ड्राइव किया वैसे ड्राइव करके देख लेना, आप देखोगे कि आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं। ठीक है, चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछता मैं आपसे। जैसे मेरा कहना था कि ए गैसियस से टू बी गैसियस प्लस सी गैसियस प्लस डी सॉलिड, और मुझे इसके लिए भी वही चाहिए था भाई, के का एक्सप्रेशन चाहिए था कि भाई मैंने कहा के का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में जो के का एक्सप्रेशन है वो ये आ जाएगा, भाई इसमें भी तो एन तो 2 ही रहेगा, भाई ये तो डी सॉलिड है जिससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, भाई मतलब तो सिर्फ गैस से होगा, तो मैंने कहा एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रेशर के टर्म्स में सीख लिया कि भाई अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमें कभी लिखना होगा तो प्रेशर के टर्म्स में लिखने का तरीका क्या होगा, हमने ये बना लिया। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मेरे प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखने से कोई एतराज भी होगा। चलो देखो, हमने अगर प्रेशर के टर्म्स में सीख लिया है तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बताने वाली बात है कि रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मैंने कहा अगर हम चाहें तो किसी केस में डिफरेंट वॉल्यूम को स्टडी करके भी रेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे भाई, k इज इक्वल टू 2.303/t लॉग v इनफाइनाइट माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई v इनफाइनाइट माइनस v। ठीक है, मैंने कहा भाई मेरे पास में अगर मैं ये देखूं कि भाई हमारे पास में क्या रहेगा, तो ये लिख दिया मैंने। देखो मैंने कहा कि वॉल्यूम के लिए आप परेशान मत हो, आप सिंपली जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन याद रख लो कि k इज इक्वल टू 2.303/t लॉग v इनफाइनाइट माइनस v नॉट अपॉन v इनफाइनाइट माइनस vt। जहाँ पे डिफरेंट टर्म्स का मीनिंग आप समझ रहे हो कि जो v नॉट है, v नॉट मैंने कहा क्या है हमारे पास में वॉल्यूम एट t इज इक्वल टू 0, है ना, जो भी हमारे पास गैसेस होंगे उसके वॉल्यूम की बात हो रही है। vt मैंने कहा जो भी गैसेस हैं उनके वॉल्यूम की बात हो रही है, तो मैंने कहा वही वॉल्यूम ये क्या है, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद जो वॉल्यूम होगा। और मैंने कहा v इनफाइनाइट क्या है मेरे पास में, तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम आप कह सकते हैं क्या होगा हमारे पास में, ये आ जाएगा। तो मैंने ये बात कह दिया आप लोगों से कि भाई हम डायरेक्टली वॉल्यूम के लिए, हाँ हर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, हमें अलग से याद ही नहीं करना है, हर रिएक्शन के लिए यही एक्सप्रेशन लगाना है। अब क्या है ना, मतलब बस एक छोटी सी बात है जो आपको मेरी माननी पड़ेगी। मेरी बात ये माननी पड़ेगी कि मैंने कहा ये एक्सप्रेशन हर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बस छोटी सी बात जो ये है कि मैंने कहा जो वॉल्यूम क्वेश्चन में ना दिया जाए उसे जीरो ले लिया जाए, है ना। जैसे कई सारे क्वेश्चन में मान लो वी नॉट नहीं दिया है तो जीरो ले लो, वी इनफाइनाइट नहीं दिया तो जीरो ले लो, मतलब जो वॉल्यूम नहीं दिया गया उसे जीरो ले लेना, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी किसी प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप कह सकते हैं भाई हमेशा ये क्या होगा, सेम आएगा। ठीक, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, ऑन डिकम्पोजिशन of N2O5 solid, volume of oxygen gas collected after 10 minutes is 50 ml and after infinite time is 100 ml, then find rate constant K। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आगे भाई 10 मिनट बाद जो वॉल्यूम है 50 ml है और इन्फिनाइट टाइम के बाद में वॉल्यूम जो है वो 100 ml है, तो K की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा जब वॉल्यूम की बात की है तो मेरे द्वारा जो ऊपर दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा दो आंसर मिल जाएगा। अब मैंने कहा एक वॉल्यूम है जो क्वेश्चन में नहीं दिया है, वी नॉट नहीं दिया है, क्योंकि वी नॉट था ही नहीं भाई, इनिशियली ऑक्सीजन गैस थी नहीं, ऑक्सीजन गैस तो डिकम्पोज होने के बाद आई ना। तो मैंने कहा मेरा आपसे फिर कहना क्या था कि भाई, मैंने कहा अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो वॉल्यूम नहीं दिया उसे जीरो ले लो। तो मैंने कहा जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है वी नॉट नहीं दिया, मैंने उसे जीरो ले लिया। वॉल्यूम आफ्टर टाइम टी हम देखेंगे तो 50 ml दे रखा है मुझे, और उसने कहा वॉल्यूम इनफाइनाइट टाइम के बाद में अगर हमने देखा तो वो 100 ml ले रखा है। अब मैंने कहा ठीक है 0.069, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने कहा मुझे तो बस खाली एक्सप्रेशन में ही रखना है ना, k इज इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग v इनफाइनाइट माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई v इनफाइनाइट माइनस vt। तो ये आ जाएगा हमारे पास में k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, टाइम कितना लगेगा भाई 10 मिनट लगेगा, लॉग v इनफाइनाइट 100 दे रखा था, v नॉट 0, 100 माइनस 50, तो मैंने कहा ये 50 आ जाएगा जो कि 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो log 2 की वैल्यू हम सभी जानते हैं भाई 0.3 के बराबर होती है, तो मैंने कहा ये 0.3 आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई जो हमारे पास में k की वैल्यू है वो 0.0693 मिनट इनवर्स आ जाएगी भाई। ठीक है, हमने टाइम को मिनट में रखा है, इसलिए मैंने कहा आंसर मिनट इनवर्स में आ जाएगा। तो अगर इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं वॉल्यूम दिया जाए तो सॉल्व कर लेंगे हम, वॉल्यूम के टर्म में सॉल्व करने का तरीका हमें मिला। नेक्स्ट में लिखता हूं रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। मैंने कहा हम एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म में भी ये काम कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, एंड दैट इज रिगार्डिंग इन्वर्जन ऑफ केन-सुगर। मैंने कहा याद है हम सभी ने इन्वर्जन ऑफ केन-सुगर पढ़ा है, कोई आप में से शायद ऐसा नहीं होगा जिसने इन्वर्जन ऑफ केन-सुगर नहीं पढ़ा है कि भाई हमने सुक्रोज को पानी के साथ जब हाइड्रोलाइज कराया तो वहां से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला। हमें ये भी याद है कि सुक्रोज जो होता है वो डेक्सट्रो रोटेटरी होता है और ये जो मिक्सचर होता है ये लीवो रोटेटरी होता है। तो मैंने कहा डेक्सट्रो से लीवोगे इसको इन्वर्जन ऑफ केन-सुगर का नाम दिया था। हम लोग बाद में मैंने कहा इसे डिस्कस भी कर लेते हैं। मैंने कहा हम जनरली या तो मतलब बायोमोलिक्यूल में इस बात को डिस्कस करते हैं, और मैंने कहा अगर बायोमोलिक्यूल में नहीं करते तो हम फिर इस बात को सिंपल अपना जीओसी को पढ़ते टाइम भी कर लेते हैं कि हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़नी होती है। तो मैंने कहा इससे हमने इन्वर्जन ऑफ केन-सुगर का नाम, तो खैर वो बात का डिस्कशन होगा जब भी होगा, फिलहाल में तो एक बहुत छोटी सी बात है। मैंने कहा मुझे बस खाली फॉर्मूला बताना है आपको कि मेनली में फॉर्मूला क्या है वो आपको समझाना है। हाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है ना, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है। ठीक है भाई, चलिए
तो वैसे मैंने कहा अगर शायद किसी को याद भी हो तो सुक्रोज का जो ठीक है अल्फा होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है प्लस 66.5 होता है। ग्लूकोज का मैंने कहा प्लस 55.5 होता है और मैंने कहा फ्रक्टोज का माइनस 92.5 होता है। तो फ्रक्टोज डोमिनेट करता है, इसलिए मैंने कहा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लिवो रोटेटरी हो जाता है। हमारे पास जो के का फॉर्मूला मैंने कहा वो मैं बताता हूँ फिलहाल में। तो के इज 2.303/t log r infinite minus r naught divided by r infinite minus rt। मैंने कहा ये मैंने इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन फॉर्मूला लिखा कि भाई एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म्स में अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, जहां पे मैंने कहा जो भी मैं आर नोड आर टी और आर इन्फानाइट कह रहा हूँ, आप कह सकते हैं भाई ये हमारे पास में क्या रहेगा। तो मैंने कहा आर नोड जो है आप कह सकते हैं दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन एट टी इज इक्वल टू 0, जब अकेला सुक्रोज था। आर टी मैंने कहा क्या है मेरे पास में एंगल ऑफ रोटेशन आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद की बात की गई। और मैंने कहा आर इन्फानाइट क्या है भाई, एंगल ऑफ रोटेशन आफ्टर इन्फानाइट टाइम। मैंने जब इन्फानाइट टाइम गुजर गया तो उसके बाद का जो भी एंगल ऑफ रोटेशन है उससे बोला गया। तो हम ये बात कह पा रहे हैं, हम ये बात समझ पा रहे हैं कि हम जो है एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म में भी लिख लेंगे। जनरली एक आध बुक ने क्वेश्चन दिया हो तो उन्होंने जनरली एक्सप्रेशन ही पूछा है, ज्यादा कुछ पूछा नहीं है। अच्छा, अगर मैं बाई चांस इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देता भाई कि 2.303/t log r नोड माइनस r इन्फानाइट डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर इन्फानाइट, तो मुझे लगता है तब भी कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी भाई। तो ये तो समझ रहे, मैंने ऊपर नीचे से माइनस माइनस कॉमन ले लिया है और माइनस माइनस कॉमन लेके लिख दिया है, तब भी तो कहानी सेम ही है। तो इतना चल जाएगा भाई। मान लो एल एन के टर्म्स में लिखना चाहे नेचुरल लॉग लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सारी चीजें जो आप मार्क कर ही लोगे, कोई ऐसी समस्या आपकी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा नहीं आएगी। तो हमने ये देखा कि भाई अगर इन टर्म्स ऑफ मैंने कहा हम उसे रेट में लिखना तो लिख देंगे। चलो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ रिगार्डिंग पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन, या फिर मैंने कहा इन्हीं को हमने कंप्लीटिंग रिएक्शन का नाम दिया था। मैंने कहा पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन, या हमने कहा भाई कंप्लीटिंग रिएक्शन कहलाते हैं ये हमारे लिए। देखते हैं भाई ये पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन या मैंने कहा कंप्लीटिंग रिएक्शन क्या होता है। अच्छा देखो, ये जो पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो सभी हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी ने एग्जांपल देखें कि भाई कोई भी अगर एक रिएक्टेंट मान लो ए है, वो कन्वर्ट होता है बी और सी में। मैंने कहा मान लो यहाँ रेट कांस्टेंट K1 और यहाँ रेट कांस्टेंट K2 है। तो अगर एक ही रिएक्टेंट एक ही टाइम पे दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है अलग अलग रेट कांस्टेंट से, तो पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से दो रिएक्शन हो रही है, एक ए से बी का कन्वर्जन हो रहा है जो कि रेट कांस्टेंट K1 से हो रहा है, और दूसरा ए का बी से कन्वर्जन हो रहा है जो कि रेट कांस्टेंट K2 से हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ऑर्गेनिक से याद कर रहा हूँ कि मैंने कहा अगर जैसे मान लो हमने इथाइल ब्रोमाइड ले रखा है, इससे अगर हम KOH के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ दो रिएक्शन एक साथ होती हैं। एक मैंने कहा जो रिएक्शन आप जानते हैं भाई SN1 से होती है या मान लो SN2 से होती है, और दूसरी रिएक्शन मैंने कहा जो E1 या E2 से होती है। तो मैंने कहा ये दोनों ही एक साथ बनते हैं। उस रिएक्शन में इथेनॉल भी बनता है और मैंने कहा उसी रिएक्शन में आप कह सकते हैं इथीन भी बनता है। तो ये सभी हमने पढ़ा था कि एक तरह से क्या पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है। मेरा कहना आपसे कि अगर ये पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है और मैं आपसे ये कहता कि भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इनटू बी, मैंने कहा ए के बी में जो कन्वर्जन का रेट है
भाई वो R1 अगर मैं कह देता तो A से B के कन्वर्जन के रेट को अगर मैं लिखता, और ये मैंने कहा पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए मैं कहता R1 इंटू K1 कंसंट्रेशन ऑफ A। या आप भी समझते हो कि इसी को मैं क्या कह देता भाई, मैंने कहा इसी को मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कह देता। भाई जाहिर सी बात है जिस रेट से ए बी में कन्वर्ट होगा उसी रेट से बी बनेगा भी। दूसरा मैं अगर आपसे कहूं कि भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इनटू सी, इनका ए के सी में कन्वर्ट होने का जो रेट है, भाई ठीक है मैं उसे ये लिख सकता हूँ। या मैं जानता हूं कि भाई यही मेरे लिए क्या है भाई, मैंने कहा यही मेरे लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी को भी रिप्रेजेंट करेगा, कि भाई सी के बनने का रेट वही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये रिएक्शन R1 वाले रेट से मैंने कहा बी बनाएगा और R2 वाले रेट से बी बना सी बनाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि मुझे अगर ओवरऑल रेट कांस्टेंट लिखने का मौका मिलेगा, तो मैं पहले का मैं रेट कांस्टेंट नहीं लिखता, पहले ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ। तो जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं R1 प्लस R2 लिखा जाएगा। मैंने कहा R1 जो कि K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए है, R2 जो कि K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी है, तो हमें कह सकते हैं भी हमारे लिए R क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ये हमें एक ओवरऑल रेट का आप कह सकते हैं तरीका मिल गया। भाई जाहिर सी बात है अगर आपने ओवरऑल रेट की बात की है तो ये क्या है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट पढ़ा जाएगा भाई। मैंने कहा ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट होगा। तो मैं अगर आपसे ये कहता है कि भाई इस रिएक्शन के लिए मुझे ओवरऑल रेट कांस्टेंट बताया जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है भाई वो क्या है, K1 प्लस K2। ठीक है ना, मुझे लगता है ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत नहीं है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज K1 प्लस K2। अच्छा मैं अगर मान लो यहां से परसेंट फॉर्मेशन ऑफ बी कैलकुलेट करता भाई, मैंने कहा मुझे अगर परसेंट फॉर्मेशन ऑफ बी चाहिए होता, तो आप सभी समझ रहे थे बी के बनने का रेट R1 था, टोटल रेट R1 प्लस R2 था, और मैंने कहा परसेंटेज के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने कहा R1 हमारे लिए क्या था, R1 इज K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, R1 प्लस R2 मैंने कहा क्या था, K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। परसेंट के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर रखा था। तो मैंने ये देखा कि भाई जो भी मेरे पास में परसेंट फॉर्मेशन ऑफ बी है वो कितना है, ये आ जाएगा। जस्ट सिमिलरली मुझे अगर परसेंट फॉर्मेशन ऑफ सी चाहिए होता, तो मैंने कहा लिख सकता था मैं भाई सी के बनने का रेट R2 था, परसेंटेज के लिए मैंने टोटल रेट से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाता K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, R1 प्लस R2 इज K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। मैंने कहा परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे लिए कितना आ जाता, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। ठीक है भाई, ये आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने कहा हमने बी के बनने के रेट को भी चेक कर लिया और सी के परसेंट फॉर्मेशन को भी चेक कर लिया। मुझे एक बात बताओ, बात यह है कि अगर मैं बाई चांस कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करता, मैंने कहा ग्राफ ऐसा आता, एक ग्राफ ऐसा बना दिया और एक ग्राफ ये बना दिया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है कि भाई ये कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ है, जो भाई ए रिएक्टेंट है उसका ग्राफ तो ऐसे रहेगा। मैंने कहा ये बी और सी का ग्राफ है, तो इनमें से किसी एक का रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब ऐसे ही मान ली, ये कोई मैंने अभी फिलहाल एक अपनी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन ले लिया कि मान लेते हैं कि K1 की वैल्यू K2 से बड़ी होगी,
तो मैंने कहा अगर ए के बनने का रेट ज्यादा होगा, मतलब सॉरी K1 अगर ज्यादा है तो बी के बनने का रेट ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा बी का ग्राफ ऊपर दिखा दिया, सी का ग्राफ नीचे दिखा दिया। ठीक है, वो तो मतलब जैसा भी होगा हम आराम से समझ ही जाएंगे कि भाई हमारे पास में क्या है। तो हम परसेंट फॉर्मेशन बी समझ गए, परसेंट फॉर्मेशन सी समझ लिए। मैंने कहा अगर हमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करनी थी वो भी हम समझ गए कि भाई हमारे लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, ये भी हमने कहीं ना कहीं समझ लिया। तो हम ये सारी बातें बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हम बता नहीं पा रहे हैं, है ना, हम कहीं ना कहीं सारी चीजों को बता सकते हैं। मैंने देखो जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंट एक्सप्रेशन ड्राइव किए थे, वैसे हम इसके लिए भी देखना चाहेंगे। तो मैंने कहा हम इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या हो। भाई आपको मालूम है अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था कि भाई जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो R है, जिसको मैंने K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A लिखा था। मैंने कहा मैं रेट को नो डाउट माइनस dA/dt लिख सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। मुझे लगता है इसमें कोई एतराज नहीं है। हमने खूब सुना, हमने पहले भी देखा कि भाई ये माइनस dA/A आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू dt आ जाएगा। चलो जैसे पहले इंटीग्रेट किया था वैसे ही आज कर लेते हैं। इसे C0 से CT पे इंटीग्रेट कर देते हैं और 0 से T पे इंटीग्रेट कर देते हैं। हम सभी जानते हैं 1/A का इंटीग्रेशन ln A होता है। तो मैंने ठीक है ये C0 से CT पे इंटीग्रेट हुआ था। मैंने कहा माइनस K1 प्लस K2 एज इट इज रहता है और dt का इंटीग्रेशन T आ जाएगा। लिमिट 0 से T पे है। हम अगर लिमिट ऑपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा ln CT माइनस ln C0। दिस इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू dt का, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये सिंपल T रह जाएगा। मैंने कहा मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा ln C0 माइनस ln CT। दिस इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू T। ये लिखा गया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि भाई मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ भाई जो K1 प्लस K2 इंटू T है, लॉग की प्रॉपर्टी से वो ln C0/CT के बराबर है, जिसको हम लॉग के टर्म में अगर लिखेंगे तो 2.303 लॉग C0/CT लिखेंगे। तो अगर आप हकीकत में देखोगे तो आपको वही रिलेशन मिलेगा जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 2.303/T लॉग C0/CT। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भाई मेरे पास में ना एक काम कहा जा सकता है, कह ये सकता हूँ कि भाई मैंने कहा सब कुछ वैसा ही है जैसा फर्स्ट ऑर्डर में था, हमने पहले पढ़ा था। बस डिफरेंस इतना है कि जहां पे हमने पहले K लिखा था वहां पे आज K1 प्लस K2 आ गया। ये तो हुआ भाई, मैंने कहा जहां हमने पहले आज से पहले कभी जिंदगी में K लिखा था वहां पे आज K1 प्लस K2 आ गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एक्सप्रेशन पढ़े थे मैं उन्हीं को रखूंगा, नए एक्सप्रेशन याद नहीं करूंगा। बस मैं एक चेंज कर दिया करूंगा। और चेंज क्या क्या करूंगा कि जहां पे मैंने पहले कभी K लिखा था उसकी जगह पे मैं K1 प्लस K2 लिख दिया करूंगा। मैं बस इतना चेंज करूंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी K की जगह पे K1 प्लस K2 लिख देना है आपको। अब मैंने कहा जैसे मैं आपको याद दिलाऊं सारी बातों को, तो मैंने कहा आपको मैं याद दिलाता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T टाइम के बाद में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो हमने पढ़ा था CT इज इक्वल टू C0 e की पावर माइनस KT। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, जहां पे K लिखा है वहां पे मैंने कहा मैं K1 प्लस K2 लगा दूंगा। ये आ गया मेरे पास में। मैंने कहा ये रिएक्टेंट आ गया। हमने रिएक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात की थी कि भाई कोई भी रिएक्टेंट अगर रिएक्ट कर गया तो कितना कर गया। तो मैंने कहा जो रिएक्टेड कंसंट्रेशन था हमारे पास में वो C0 1 माइनस E की पावर माइनस KT था। तो मैंने कहा हम नो डाउट सिंपल सी बात है क्या कर सकते हैं,
1 माइनस ई की पावर माइनस लगा देंगे, ये आगे k1 प्लस k2 इंटू टी आ गया, सब कुछ वही आ जाएगा। मैंने कहा हमने उसी टाइम पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाला था, तो मैंने कहा अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं भाई, वो मैंने 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी लिखा था, तो मैंने कहा वो जस्ट जहां जहां के लिखा है वहां पे k1 प्लस k2 इंटू टी लगा दूंगा, ये आ जाएगा। हमने किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट किया था, तो मैंने कहा हम आज भी कैलकुलेट कर देंगे, एंड हाफ लाइफ टाइम इज 0.693 बाई के, और के की जगह पे क्या आ जाए k1 प्लस k2। तो देखो जिंदगी कितनी आसान है कि कुछ नया करने का मौका ही नहीं मिल रहा है हमें, हमें सिंपल जो मतलब पुराना काम किया वही करने को फिर बोला जा रहा है। बस इतना है कि जहाँ के लिखते थे वहां k1 प्लस k2 लिखते रहे, तो चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये चल नहीं पाएगा। चलो अब थोड़ी सी बातें और बताता हूँ आपको मैं। थोड़ी सी बातें ये हैं कि अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी की बात करूं, तो हमने देखा था भाई बी के बनने का जो रेट था वो R1 था, जिसको मैंने k1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा था। अगर मैं चाहूं तो बी के फॉर्मेशन के रेट को dv बाई dt लिख सकता हूं भाई, और किसी भी टाइम पे ए का जो कंसंट्रेशन है वो सी नॉट इंटू ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी के बराबर है, यही तो है ना। तो मैंने कहा ये आ गया, तो मैं यहाँ से dv की वैल्यू लिख सकता हूँ, और मैंने कहा वो आ जाएगा k1 इंटू सी नॉट ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है भाई, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, चलो 0 से टी इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, बी तो प्रोडक्ट था, इनिशियली था ही नहीं, बाद में जो भी बना उसे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ बी कह दिया। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो कंसंट्रेशन ऑफ बी आ गया मेरे लिए, वो आ जाएगा k1 इंटू सी नॉट। मैंने कहा सभी पढ़े लिखे हैं तो ये बात जानते हैं कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन e की पावर dt आ जाएगा, e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी आ जाएगा। और क्योंकि मैंने कहा कि ये e की पावर x नहीं है तो इसके डिफरेंशियल से डिवाइड भी कर दूंगा, तो मैंने कहा ये माइनस k1 प्लस k2 आ जाएगा। इतना तो इंटीग्रेशन आपने पढ़ाई है। और मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ मैं, तो मैंने कहा ये है k1 सी नॉट अपॉन k1 प्लस k2, और एक माइनस साइन है उसको भी रहने देता हूँ। मैंने कहा मैं अपर लिमिट पुट कर देता हूँ, तो e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी माइनस लोअर लिमिट t की पावर रखोगे e की पावर 0 हो जाएगा। e की पावर 0 1 होता है, तो मैंने कहा और मैं इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो मैंने अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा k1 इंटू सी नॉट डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, और मैंने कहा 1 माइनस ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी आ जाए। ये मिल गया भाई हमें कि जो भी कंसंट्रेशन ऑफ बी है वो पता चल गया भाई, बी का कंसंट्रेशन ये होगा किसी भी टाइम टी पे, बी इज इक्वल टू k1 इंटू सी नॉट डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू ई की 1 माइनस ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी आ जाएगा। अब मुझसे कहा जाता है कि भाई सी का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अलग से कैलकुलेट करना चाहिए। मुझे तो यह समझ में आती है कि भाई जहाँ पे k1 लिखा है वहाँ k2 लिख दूंगा भाई सी के लिए, तो मैंने कहा सब कुछ तो हमें एज इट इज दिख जाएगा, बस हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में जो कंसंट्रेशन ऑफ सी है वो क्या आ जाएगा k2 इंटू सी नॉट डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी आ जाएगा, चल जाएगा। ये दोनों आ गए हमारे पास में। इन दोनों एक्सप्रेशन को देख के अगर कोई मुझसे ये कहता कि भाई बी और सी के कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा, आप दोनों को डिवाइड कर लो, देखो सब कुछ कट जाएगा, बस बचेगा आपके पास में k1 और k2। तो मैंने कहा ये भी मुझे पता चल गया कि भाई हमारे पास में जो भी बी और सी का कंसंट्रेशन है उसका रेशियो वही होगा जो उनके रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा। समझ रहे हो यहाँ तक की मेरी बातों को। तो हमने ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए बहुत सारी बातें कर ली, जो भी बातें करनी थी वो कर ली है।
तो मैं आपसे अब एक इस तरह की बात बताई, तो जैसे मान लो ए से बी का कन्वर्जन है, ए से सी का, ए से डी का, मतलब ऐसे करके हमारे पास में ए से जेड तक का कन्वर्जन में बीच में एन रिएक्शन चल रही है। इनके रेट कांस्टेंट को हमने K1 K2 K3 एंड सो ऑन ऐसे ही कह रखा है। तो मुझसे कहा जाए कि भाई इस रिएक्शन के लिए ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो मैंने कहा जब भी मुझसे कहा जाएगा भाई ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, सबको ऐड कर दो भाई, सिंपल ऐड कर दो। तो मैंने कहा वो आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन। ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट की कहानी हो गई। दूसरा मुझसे कहा जाता है कि भाई हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, तो मैंने कहा हाफ लाइफ टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो वही 0.693 बाई के, वेयर के इज ओवरऑल रेट कांस्टेंट। तो मैंने कहा वो K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन, ये लिख दूंगा मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मुझसे कहा जाए कि भाई हमारे पास में जो भी ये प्रोडक्ट बनेंगे, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, इन सब के कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा। तो हमने ये देखा कि भाई जो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है वही इनके कंसंट्रेशन का रेशियो होता है। तो मैंने कहा हम सिंपल रेट कांस्टेंट का रेशियो ले लिया करेंगे, वही मैंने कहा इनके कंसंट्रेशन का रेशियो हो गया। मुझसे कहा जाता है कि भाई परसेंट फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा। मैंने कहा मुझसे कहा जाए कि परसेंट फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा, तो मैंने कहा जो भी बी का रेट कांस्टेंट है जो कि K1 है, उसे हम डिवाइड कर देंगे ओवरऑल रेट कांस्टेंट से, जो कि मैंने कहा K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन है, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही मान लो मैं आपसे कहता हूँ परसेंट फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा, तो मैं 2 लिख दे रहा हूँ, बाकी सबके लिए तो कॉमन रहेगा। तो मैंने अगर मुझे सी का परसेंट फॉर्मेशन चाहिए, तो जो भी सी का रेट कांस्टेंट है उसे हम ओवरऑल रेट कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, और मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इस बात को समझते हैं कि मैं आपको जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि भाई हमारे पास में इस तरीके का रहेगा, हम बता पाएंगे। ठीक, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने कहा ये फाइनल रिजल्ट जो हमें याद रखने चाहिए। एक बात और समझाता हूँ आपको मैं, जैसे मान लो मैंने अभी जो रिएक्शन लिखा था उसमें आपने एक चीज गौर की होगी कि मैंने उसमें बी और सी प्रोडक्ट के बैलेंसिंग मोल को 1 रखा था। भाई ये जरूरी थोड़े है कि बैलेंसिंग मोल हर बार 1 हो, बैलेंसिंग मोल मान लो 1 के अलावा कुछ और हो जाए तो कुछ नहीं करना है। मैंने कहा अगर मुझसे ओवरऑल रेट कांस्टेंट पूछेगा भाई क्या होगा, तो मैंने कहा उसमें कोई बदलाव नहीं करना है भाई, क्योंकि रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन के बैलेंसिंग मोड पर डिपेंड करने वाला फैक्टर थोड़े है। तो मैंने कहा ओवरऑल रेट कांस्टेंट तो सिंपल क्या होगा, K1 प्लस K2 ही लिखा जाएगा। बाकी मैंने कहा जो फॉर्मूले थे, मैंने कहा बाकी हमारे पास ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, K1 प्लस K2 ही लिखा जाएगा। मैंने कहा अगर ओवरऑल रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 लिखा जाएगा तो फॉर्मूले वैसे ही लगने हैं। मैंने कहा जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला था वही लगाऊंगा मैं, K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 2.303/T इंटू लॉग C0 बाई CT। ये फॉर्मूला अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। मुझे अगर हाफ लाइफ पूछी जाती तो मैंने कहा हाफ लाइफ में भी सेम फॉर्मूला रखूंगा मैंने कहा 0.693 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, उसमें भी कोई बदलाव नहीं करूंगा। मैंने कहा हाँ अगर मुझे कहा जाता कि भाई आप परसेंट फॉर्मेशन ऑफ बी बताओ, तो मुझे आपको एक बात बतानी है। मैंने कहा मुझे आपको ये बतानी है कि जब मुझे ऐसी बातें पूछी जाती हैं कि भाई परसेंट फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा, परसेंट फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा, तो मैंने कहा उस कंडीशन में बस आपको मेरी एक बात ये माननी है कि आप एक काम करो कि इस रिएक्शन का जो भी रेट कांस्टेंट K1 और K2 है, इसे इनके बैलेंसिंग मोल से मल्टीप्लाई कर लो। तो अब एक तरीके से हमारे लिए ये MK1 हो गया, और मैंने कहा ये हमारे लिए NK2। तो याद है परसेंट फॉर्मेशन ऑफ बी निकालते थे तो बी के फॉर्मेशन को हम टोटल से डिवाइड करते थे। तो मैंने कहा बी के फॉर्मेशन के लिए उसका रेट कांस्टेंट अब MK1 की तरह बिहेव करेगा, और टोटल के लिए मैं लिखूंगा MK1 प्लस NK2, परसेंट इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे लिए हम सी के लिए देखेंगे तो सी का जो रेट कांस्टेंट है वो मैंने कहा NK2 की तरह बिहेव करेगा,
तो ये आ जाएगा हमारे पास में NK2 डिवाइडेड बाई MK1 प्लस NK2 इंटू 100। ठीक, तो मैंने कहा यहाँ पे हम ये काम कर लेंगे। तीसरी बात आती है हमारे पास में कि भाई मैंने कहा बी और सी के कंसंट्रेशन का रेशियो क्या लें। तो मैंने कहा रेशियो जो है वो ठीक यही लेना है, MK1/N। मतलब इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो बैलेंसिंग मोड है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपको जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी कभी। बस मैंने कहा बैलेंसिंग मोड को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, बाकी ओवरऑल रेट कांस्टेंट उन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने कहा हमें कुछ ऐसे फॉर्मूले जो याद होने चाहिए। चलिए इसको एक बेस्ट आसान सा क्वेश्चन कराता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन ये है, the substance undergoes first order decomposition the decomposition follows two parallel first order reactions as A से B बन रहा है जिसका रेट कांस्टेंट K1 है, A से C बन रहा है जिसका रेट कांस्टेंट K2 है। K1 is 1.26 into 10 की पावर -4 सेकंड इनवर्स, K2 is 3.8 into 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स। देन फाइंड परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B and C। ठीक है, मैंने कहा मुझे ये जानना है कि भाई बाई परसेंटेज B कितना बनेगा और मैंने कहा बाई परसेंटेज C कितना बनेगा, ये हमें समझना है। मुझे उम्मीद है कि आप आराम से बता दोगे मुझे। क्यों भाई? मुझे मालूम है अगर मुझे परसेंट फॉर्मेशन ऑफ बी जानना है तो जो भी बी का रेट कांस्टेंट है उसे मैं ओवरऑल रेट कांस्टेंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बी का रेट कांस्टेंट 1.26 इंटू 10 की पावर -4 है। ओवरऑल रेट कांस्टेंट 1.26 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 3.8 इंटू 10 की पावर -5 है। और मैंने कहा ठीक है परसेंटेज के लिए मुझे उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप में से किसी ने ये वैल्यू सॉल्व किया तो मुझे एक बार बताई जाए ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है भाई। कोई है भाई जिसने ये वैल्यू सॉल्व की हो? अरे बोलो भाई कहाँ हो? मतलब कोई तो बताओ इसका जवाब क्या होगा। रहने दो, मैं ही कैलकुलेट कर देता हूँ फिर, आप रहने दो। मैंने कहा ये है 1.26 प्लस 0.38 1.64 1.26 डिवाइडेड बाई 1.64 ये आएगा 76.8। ये कितना आ जाएगा 76.8 आ जाएगा। ये आ गया भाई बी का। उसने कहा सी का भी बता दो। तो अगर हमें सी के लिए बताना होगा तो परसेंट फॉर्मेशन ऑफ सी, भाई एक तो फॉर्मूला लगा दें
या सिंपल हम उसे सेपरेट कर दें 100 में से, तो मैंने कहा उसका कितना आ जाएगा 23.2% आ जाएगा। ठीक है, मैंने सिंपल 100 से सेपरेट कर दिया, तो हम बता पाएंगे भाई हमारे लिए ये रहेगा। तो पैरेलल ऑर्डर में एक आसान सा क्वेश्चन मिलेगा, आप सॉल्व कर लोगे। चलो मैं अगला एक और बात बताता हूँ आपको, एंड दैट इज सिक्वेंशियल रिएक्शन, या आप कह सकते हैं भाई हमारे पास में कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। मैंने कहा ये सिक्वेंशियल रिएक्शन या कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन क्या होती है। जैसे मान लो ए कोई भी एक रिएक्टेंट है, बी में कन्वर्ट होता है K1 वाले रेट से, और बी मैंने कहा सी में कन्वर्ट होता है। वो देख के समझ में आ रहा है कि एक सिक्वेंशियल रिएक्शन है, ए बी में जा रहा है और बी सी में कन्वर्ट हो रहा है। मुझे बस इतना बताया जाए कि अगर मैं आपसे ये कहता कि भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इनटू बी, मैंने कहा ए के बी में डिसअपियर होने का जो रेट है, मैंने कहा वो R1 कह देता हूँ, जाहिर सी बात है वो हमारे लिए K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा जाएगा। मैंने कहा मैं अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी की बात करूंगा, तो चलो उसे मैंने R2 कह दिया, तो जो सी बन रहा है वो बी से बन रहा है, इसलिए उसे K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखा जाएगा। मैं अगर आपसे ये कहता कि भाई नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मैंने कहा बी के बनने का नेट रेट क्या होगा, तो ये बात आप भी समझ रहे हैं कि भाई बी R1 वाले रेट से बन रहा है लेकिन R2 वाले रेट से कम भी हो जा रहा है, तो उसका नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये लिखा जाएगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ए लगातार कम हो रहा है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ भाई जो भी हमारे पास में ए का कंसंट्रेशन होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, भाई लगातार कम होता दिखेगा। मैंने कहा बी आप जानते हैं भाई लगातार बन रहा है, और मैंने कहा अगर बी बन रहा है तो मैं कह सकता हूँ भाई बी का कंसंट्रेशन लगातार बढ़े, सी का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ेगा, इसलिए सी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन मैंने कहा मैं अगर बी की बात करूं तो पहले तो बी बना, लेकिन आपने देखा भाई बाद में बी कम भी तो हो गया, बी सी में चला गया तो कम हो गया, इसीलिए मैं कहूंगा कि जो हमारे पास में बी की बात होगी वो क्या होगी, फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग। मैंने कहा बी का कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगा और फिर जब वो सी में जाने लगेगा तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये कहता कि भाई मैं जो है ग्राफ बनाने की सोच रहा हूँ, यहाँ पे इधर मैं कंसंट्रेशन मार्क कर देता हूँ और मैंने कहा इधर मैंने टाइम मार्क कर रखे हैं, और मैंने आपसे कहा कि मैंने ग्राफ बनाया और ग्राफ जो मेरे पास में वो जिस तरीके का आ गया, तो ना मैंने कहा एक ग्राफ जो मेरे पास में सपोज करो ये आ गया, एक ग्राफ मैंने कहा सपोज करो मेरे पास में ये आ गया, और एक ग्राफ मैंने कहा मेरे पास में कुछ इस तरह का देखा, एक ग्राफ ये देखा। तो हम सभी समझते हैं कि जिसका ग्राफ लगातार डिक्रीजिंग है वो ए कहलाएगा, ये लगातार ए का ग्राफ कम हो रहा होगा। हमने कहा हमने ये भी देखा कि भाई हमारे पास में जो सी है उसका ग्राफ कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है, वो ये होगा। मैंने ये बी का होगा जिसका कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और उसके बाद मैंने कहा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हम आराम से समझ रहे हैं कि हमारे पास में ये रहेगा। तो मतलब ग्राफ दे दिए जाए, पूछ लिए जाए भाई कौन सा ग्राफ किसका है तो बता देंगे, ऐसी बात नहीं कि हम जो ग्राफ नहीं बता पाएंगे, हमने कहीं ना कहीं इस बात को समझ लिया कि भाई हमारे पास में ग्राफ कैसा है। ठीक है, बता दिया जाएगा भाई, मतलब पूरी उम्मीद आपसे की जा सकती है कि आप ये काम आराम से कर सकते हो। तो मैंने कहा ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं हमें कि हम ये बात नहीं बता पाएंगे, मैंने कहा हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मैं इसमें दो केस ऐसे ही कंसिडर कर रहा हूँ। मैंने कहा एक केस मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ
जिसमें मैं K1 को K2 से बड़ा मान ले रहा हूँ, है ना। मतलब कोई कन्वर्जन वही है हमारा कि A से B का कन्वर्जन और B से C का कन्वर्जन है, ये K1 वाले रेट से और K2 वाले रेट से। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई इसके लिए मैं ग्राफ अगर प्लॉट होता हुआ देखूं, ठीक है, तो वही कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लूंगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई इनमें कोई बदलाव थोड़े आएगा, ये तो ए का ग्राफ है जो डिक्रीज करेगा, मैंने कहा ये सी का ग्राफ है जो इंक्रीज करेगा, और मैंने कहा नो डाउट एक बी का ग्राफ होगा जिसमें बी इंक्रीज करेगा और बाद में डिक्रीज करेगा। और ठीक है, मैंने कहा ये सब वही ग्राफ है, ये सी का हो गया, ये बी का होगा, ये ए का हो गया। और मैंने कहा K1 मैंने बहुत बड़ा माना था इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ K1 को बड़ा मानने की वजह से मैंने बी के ग्राफ को मतलब ठीक ठाक वैल्यू तक ले गया और उसके बाद में मैंने उसको डिक्रीज कराया। ये मैंने काम किया। मैंने कहा अगर इसी में मैं एक केस और कंसिडर करूं, मैंने कहा इसी में एक केस दूसरा कंसिडर किया जाए, और वो ये कि मैं K2 की वैल्यू को K1 से बड़ा मान लूं। ठीक, मैंने कहा K2 की वैल्यू को मैंने K1 से बड़ा मान लिया, और फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ग्राफ बनाऊं। कोई दिक्कत नहीं भाई, बना दूंगा मैं। ये मैंने कहा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने के लिए बोला जा रहा है मुझे हर बार। मैं देखो ए के ग्राफ में कोई बदलाव नहीं आएगा भाई, ए का जो भी ग्राफ है वो इनिशियली ऐसे था दिखेगा। मैंने कहा सी के ग्राफ में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, मैंने कहा सी का ग्राफ हमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, ये चलेगा भाई। ये सी का इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली, ए का डिक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली। मैंने कहा बी के ग्राफ की मैं अगर बात करूं तो मतलब ये बस ऐसे ही बनाया गया, मतलब कोई इसका कोई वो नहीं है। मैंने कहा बी का ग्राफ ये हो सकता है भाई, बस समझ लो ना, इस बार जो है बी के बनने का रेट बहुत ज्यादा नहीं है तो उसका ग्राफ बहुत ऊपर तक नहीं गया। मैंने कहा ग्राफ बहुत ऊपर तक ना जाके सिंपल जगह पे आप कह सकते हैं ग्राफ रुक गया, तो कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है, क्या ही दिक्कत है ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जो हमें। तो मैंने कहा मतलब वो ग्राफ मैंने बना दी कि अगर कहीं ग्राफ मान लो आपको बने हुए दिख जाए तो एटलीस्ट आप जो है ये काम कर पाओ कि भाई हाँ भाई ग्राफ कैसे बनाए गए होंगे इसको मैंने कहा आप कहीं ना कहीं ध्यान में अपने रख पाओ, बना लिया जाएगा। तो वैसे तो बात ये है कि मैंने कहा ये जो हमारे पास में आप कह सकते हैं भाई एक कोई टाइम ऐसा है जिस पे बी का कंसंट्रेशन मैक्सिमम पाया जा रहा है, यही तो बी का कंसंट्रेशन मैक्सिमम पाया जा रहा है। तो मैंने कहा अगर मुझे ये कहा जाए कि भाई वो मैक्सिमम टाइम की कंडीशन क्या होती है, देन मैक्सिमम टाइम इज गिवन एज 1/K1 - K2 into ln K1/K2, ये टी मैक्सिमम की कंडीशन होती है। मैं इसे ड्राइव करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये इसका डेरिवेशन आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ने वाला है। मैंने आपको बताया कि हाँ भाई अगर मुझे ये जानना हो कि भाई हमारे पास में जो भी मैक्स वो टाइम जिस पर कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गया था वो टाइम ये है 1/K1 - K2 इंटू ln K1/K2। मैंने कहा उस टाइम को हमने ये नाम दे रखा है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, हम कहीं ना कहीं इस बात को समझ पा रहे हैं। तो वैसे हो सकता है कि किसी बुक में जो है मैंने कहा बी के कंसंट्रेशन को लेके भी कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, हालांकि वो इतना नहीं पहुंचता है कि आप बी का कंसंट्रेशन तक पहुंच जाए कि बी का कंसंट्रेशन बता दो। मैंने इतना वो पहुंचता नहीं है, मतलब इतना जनरली होता नहीं। बट फिर भी अगर मान लो आप कोई बुक फॉलो करते हो और आपको बी के कंसंट्रेशन को बताने के लिए बोला जाए कि नहीं बी का कंसंट्रेशन बताओ ही बताओ, तो ये होता है K1 इंटू सी नॉट डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 ई की पावर माइनस K1 इंटू टी माइनस E2 की पावर ई की पावर माइनस K2 इंटू टी। ये बी का कंसंट्रेशन होता है कि किसी भी टी टाइम पे अगर मुझे बी का कंसंट्रेशन चाहिए तो बी का कंसंट्रेशन ये मिलता है। तो मतलब मैं बी के कंसंट्रेशन के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं एकदम याद करो ही करो, मैं मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ आपसे। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ मतलब किसी बुक ने अगर बी के कंसंट्रेशन को लेके आपसे कोई बात कराई हो तो बी का कंसंट्रेशन इस एक्सप्रेशन से मिल जाता है K1 C नॉट अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ई की पावर माइनस K1 टी माइनस ई की पावर माइनस K2 इंटू टी से मिलता है। ठीक है भाई, चलिए तो देखो ये सारी कहानी हमारी जो हमने अभी तक पढ़ी अभी तक सुनी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड थी कि भाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम क्या क्या देख पाएंगे वो हमने जान लिया। और मैंने कहा मुझे अगर फर्स्ट ऑर्डर की कहानी मालूम है तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, आपको सीट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत सारे जो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, या प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे आपको बहुत सारे।
तो मुझे अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मालूम है तो मैंने कहा मुझे नेक्स्ट आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाना है। चलो देख लेते हैं भाई, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इनको भी देखें। दो सबसे पहली बात है, मुझे कुछ एग्जाम्पल मालूम होने चाहिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो एग्जाम्पल तो देखो भाई ये है, ऑल photochemical reaction follow zero order kinetics। मैंने कहा जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, वो सारे रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मतलब हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट कराया लाइट के प्रेजेंस में HCl बनाने के लिए, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। मैंने कहा इसमें क्या है, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, मतलब जीरो ऑर्डर का एग्जांपल हो गया। या मान लो मैंने कहीं अमोनिया ले रखा और मैं उसे तोड़ने की बात कर रहा हूँ, मैंने अमोनिया को हीट करा के तोड़ दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो मैं बिल्कुल कह दूंगा भाई हमारे पास में क्या होगा, ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ा जाए। तो लाइट के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। बात आती है कि भाई मैंने अगर रेट की बात की होती, ठीक है, मैंने कहा कोई भी हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसी भी रिएक्शन के रेट को देखा होता, तो हम ये कह सकते हैं भाई ये क्या होता हमारे पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना। मैंने कहा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, तो मैं कह दूँ हाँ करता है, और इनफैक्ट उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी नजर आता है। ठीक, ये बढ़िया बात है। मैंने अगर कोई भी एक रिएक्शन ए से बी ले रखी है, मैं अगर इसके लिए रेट लॉ लिखूंगा तो मैं जानता हूँ ये आएगा R इज इक्वल टू के, और क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए ए की पावर जीरो। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका जो रेट है वो सिंपल कुछ और नहीं है, रेट कांस्टेंट के बराबर है। रेट रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया, साफ दिख गया हमें ये बात। मैंने अगर रेट रेट कांस्टेंट के बराबर है, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, इसका मतलब किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वेरी नहीं करेगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं रेट को टाइम के खिलाफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, या फिर मैंने कहा मैं रेट को कंसंट्रेशन के खिलाफ प्लॉट करने की कोशिश करूं। क्योंकि रेट कांस्टेंट है इसीलिए मैंने कहा ग्राफ दोनों केसेस में हमेशा यही लिखे गए। ठीक है ना। तो हमें कह सकते हैं भी किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लिख लेते हैं इस बात को कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, rate of a reaction remains constant throughout the reaction it does not depend on initial concentration। मैंने कहा वो कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करता है, इसलिए रेट मैंने कहा हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैंने कहा हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना चाहते हैं, तो भाई जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में लिखा वैसे इसके लिए भी लिखें। तो हम सभी समझ रहे हैं कि भाई R इज इक्वल टू के, मैं रेट को माइनस डी ए बाई डी टी कह सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू के। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ जीरो से टी पे, और इधर मैंने कहा सी नॉट से सी टी पे इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो हम सभी को मालूम है भाई डी ए का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा लिमिट सी नॉट टू सी टी, और मैंने कहा इधर डी टी का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा।
अगर हम लिमिट ऑपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा सी टी माइनस सी नॉट, दिस इज इक्वल टू के टी। या मैंने कहा ठीक है मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही मैंने कहा सी नॉट माइनस सी टी बन जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। या मैं कह सकता हूँ भाई सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, ये लिख सकता हूँ मैं। अगर मैंने ऐसा लिखा तो मुझे बताओ आप, मैं एक सी टी वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करूंगा, कैसा आएगा? तो मैंने कहा सी टी लिख दूंगा, या मैंने कहा है ना कई बार आपसे कहा कि कुछ किताबें ए माइनस एक्स लिख देते हैं, तो आप सभी को दिख रहा होगा कि भाई ये बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने वाला ग्राफ है जिसका स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो मैंने कहा ठीक है कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगा जिसका स्लोप माइनस के बराबर आएगा। और मैंने कहा अगर हम इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो इंटरसेप्ट जो है वो सी नॉट के बराबर है। ठीक है भाई, कोई इसमें तकलीफ नहीं है किसी को भी, हमने कहा भाई हम आराम से काम कर लेंगे। मैंने कहा वो अलग बात है कि मैं अगर चाहता तो ये भी कह सकता था भाई, मैंने कहा कि भाई यहाँ से मैं अगर के का एक्सप्रेशन लिखता तो के यही तो था सी नॉट माइनस सी टी बाई के की वैल्यू ये आ जाती है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमें के का फॉर्मूला भी मिल गया कि भाई के का फॉर्मूला ये रहेगा। और मैंने कहा बाकी हमने ये भी देख लिया कि भाई अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका ग्राफ, ठीक है, तो आप जो है ये साइड से एक बार देख लीजिए। ओके, बाकी